जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है टिटिकाका झील। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टिटिकाका झील। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है या समुद्र तल से लगभग 3812 मीटर की ऊंचाई पर है। बाकी विकल्पों की बात करें तो सुपीरियर झील जो है उत्तरी अमेरिका की 5 ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी झील है, लेकिन ऊंचाई पर नहीं। बुलर झील की बात करें तो भारत की यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और जम्मू कश्मीर में है। चिल्का झील की बात करें तो भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील है या उड़ीसा राज्य में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? आपसे पूछा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में विषयों का विभाजन किया गया है ताकि यह स्पष्ट हो कि किस विषय का कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्यों का है। इनमें 3 सूचियां हैं। संघ सूची केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची केवल राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ राज्य दोनों का अधिकार क्षेत्र है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं के अधिकार का व कार्य से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? आपसे पूछा है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची स्तूप। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सांची स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। यह स्तूप गौतम बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित करने और उसकी स्मृति में बनाया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो धार्मिक स्तूप जो है यह सारनाथ में है। कहाँ है? तो यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। गुप्त काल में यह निर्मित हुआ। अशोक द्वारा पहले यहां भी स्तूप बनवाया गया, पर मौजूद रूप बाद का है। महाबोधि स्तूप जो कि बोधगया बिहार का है, जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और केसरिया स्तूप जो दिया हुआ है यह भी बिहार में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? आपसे पूछा है कि बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अश्वघोष ने लिखा था। बुद्ध चरितम संस्कृत भाषा में लिखा गया एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचयिता अश्वघोष थे, जो बौद्ध धर्म के महान कवि और दार्शनिक माने जाते हैं। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों का काव्यात्मक वर्णन है। अश्वघोष को प्रथम संस्कृत महाकाव्यकार भी माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? आपसे पूछा है कि सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवित्र गीतों का पाठ। समा शब्द का अर्थ है श्रवण या सुनना। सूफी परंपरा में समा उस आध्यात्मिक संगीत सभा को कहा जाता है जिसमें पवित्र गीत यानी कि कव्वाली, भक्ति संगीत और ईश्वर प्रेम के पद गाए जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है ईश्वर यानी कि अल्लाह से आत्मिक एकता और आध्यात्मिक उन्माद की अनुभूति प्राप्त करना। समा सूफी सिलसिलों में अत्यंत महत्वपूर्ण साधना मानी जाती है। इस परंपरा को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अमीर खुसरो आदि ने भारत में लोकप्रिय बनाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? आपसे पूछा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56वां संविधान संशोधन। गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के माध्यम से। इससे पहले गोवा को संघ राज क्षेत्र का दर्जा प्राप्त था। इस संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और दमन व दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यह संशोधन 30 मई 1987 से प्रभावी हुआ। बाकी जो विकल्प दिया 52वां संविधान संशोधन, तो यह 1985 में हुआ दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। 59वां संशोधन 1988 में हुआ राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़े प्रावधानों से संबंधित। 48वां संशोधन 1984 में हुआ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद की शक्तियों से संबंधित।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सोमशिला बांध भारत में किस नदी पर बनाया गया है। आपसे पूछा है कि सोमशिला बांध जो है भारत में किस नदी पर बनाया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेन्नार नदी पर। सोमशिला बांध आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है या पेन्नार नदी पर बनाया गया है। बांध का निर्माण सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था या नेल्लोर जिले में स्थित है और राज्य की महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं में से एक है। पेन्नार नदी का उद्गम जो होता है नदी हिल्स कर्नाटक से होता है। यह नदी आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर बंगाली खाड़ी में मिलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रज पर्व इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रज पर्व उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक त्योहार है। यह त्योहार स्त्रियों और पृथ्वी माता को समर्पित है। यह 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहली रजा मित्र रजा और भूमि देता राजा। इस अवधि में कृषि कार्य और भूमि जोतना निषिद्ध होता है क्योंकि माना जाता है कि पृथ्वी माता इन दिनों ऋतु स्नान करती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो बैसाखू जो है असम का प्रमुख पीहू जैसा त्योहार है। छठ जो है या बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रमुख सूर्य उपासना पर्व है। और मी डैम मी भी असम के अहोम समुदाय द्वारा पूर्वजों की स्मृति में मनाया जाने वाला पर्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 2025 के फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार मेरी ई ब्रंको, फ्रेड रामसडेल और सिमोन सागागुची को संयुक्त रूप से दिया गया है। बात यह नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। संस्थापक थे अल्फ्रेड बार्नहार्ड नोबेल, स्वीडन के वैज्ञानिक व डायनामाइट के आविष्कारक थे। पुरस्कारों की संख्या जो है 6 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है और शांति में दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अलुना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। आपसे पूछा है कि अलुना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुरी। मणिपुरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अलुना काबुइनी भारत की प्रसिद्ध मणिपुर नृत्यांगना है। वह मणिपुर राज्य की हैं और इस शास्त्रीय नृत्य शैली की अग्रणी कलाकारों में से गिनी जाती हैं। मणिपुरी नृत्य भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है जो मणिपुर राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया जो है असम की नृत्य शैली है शंकरदेव द्वारा विकसित, और मोहिनीअट्टम जो है केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 से 4। संविधान का भाग 1 संघ एवं उसका क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 1 जो है भारत का नाम और संघ की रचना के बारे में है। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों को संघ से सम्मिलित करने का या स्थापित करने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 3 जो है राज्यों के निर्माण, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है, प्रावधान है। अनुच्छेद 4 जो है उपयुक्त अनुच्छेदों से संबंधित कानूनों के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। बाकी विकल्पों की बात की तो ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में मुंबई में की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना श्रमिक संगठन है। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा और श्रमिक आंदोलन का समन्वय करना था। पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, प्रथम महासचिव जोसेफ बस्तीपा थे। बाद में यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था।
चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में सितंबर 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमत प्रतिनिधित्व किया था। गांधी जी इस सम्मेलन में लॉर्ड इरविन समझौता के बाद गए थे, जो कि 1931 में होता। इस सम्मेलन में प्रमुख विषय था भारत में संविधान निर्माण की दिशा, दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रश्न था, और गांधी जी ने इसमें अछूतों को हिंदू समाज का हिस्सा बताते हुए पृथक निर्वाचन का विरोध किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है। आपसे पूछा है किस भारतीय राजनेता को लोकनायक कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को सम्मानपूर्वक लोकनायक कहा जाता है, जिसका अर्थ है जनता का नायक। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ आपातकाल के समय संपूर्ण क्रांति आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने गैर दलीय लोकतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। उनकी ईमानदारी, सादगी और जनता के प्रति समर्पण ने उन्हें लोकनायक की उपाधि दिलाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। चलिए बताइए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 इंच इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में 3 स्टंप विकेट के रूप में खड़े किए जाते हैं। 3 स्टंप जो होते हैं ये आपके खड़े किए जाते हैं। प्रत्येक स्टंप की ऊंचाई जो होती है मैदान की सतह से 28 इंच होती। कितनी होती है? तो यह जो आपकी होती है यह 28 इंच होती है। इसकी ऊंचाई, स्टंपों की ऊंचाई जो होती है 28 इंच यानी कि 71.1 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक स्टंप के ऊपर एक एक बेल रखी जाती है। तीनों स्टंप मिलकर विकेट बनाते हैं, जिसकी कुल चौड़ाई 9 इंच होती है, जो कि 22.86 सेंटीमीटर होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुबलुत इस्लाम रखा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का सबसे बुद्धिमान परंतु विचित्र नीतियों वाला सुल्तान था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि महाराष्ट्र स्थानांतरित की थी, ताकि उत्तर और दक्षिण भारत का समान नियंत्रण रखा जा सके। देवगिरी का नया नाम उसने रखा दौलताबाद, और कुछ स्तोत्रों में इसे कुबतुल इस्लाम भी कहा गया। लेकिन राजधानी स्थानांतरण योजना असफल रही और कुछ वर्षों बाद उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में प्रावधान इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित, तो यह भी विकल्प सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, यह भी सही है। न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243 बताया गया, तो यह विकल्प गलत हो जाएगा। तो यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरीक्षण भारतीय संविधान का एक मौलिक सिद्धांत है, लेकिन इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 243 में नहीं है। अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जबकि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 13, 32, 131 से 136, 226 और 227 से प्राप्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 अंग हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। विधायिका जो कि कानून बनाती है, केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, केंद्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। तीसरा होता है न्यायपालिका, कानूनों की व्याख्या करती है और न्याय प्रदान करती है। सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट, जिला स्तर पर जिला व अधीनस्थ न्यायालय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किसका प्रभार दिया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय का कार्यभार दिया गया था। 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। यह सरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी थी। लियाकत अली खान
जो कि मुस्लिम के नेता थे, को वित्त मंत्रालय का प्रभार दिया गया। उन्होंने अपने बजट 1947 का बजट में कांग्रेस के कई नेताओं के विभागों के खर्चों में कटौती कर दी, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद और बढ़ गए थे। अंतरिम सरकार की बात करें तो 1946 के प्रमुख सदस्य और उनके विभाग देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास विदेश विभाग था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम डिपार्टमेंट यानी कि गृह विभाग था, लियाकत अली खान के पास वित्त विभाग था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था, तो जान मथाई के पास परिवहन एवं रेल विभाग था, आसफ अली के पास संचार विभाग था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि भूसी झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में है। भूसी झील भारत के महाराष्ट्र राज्य के लोनावाला में स्थित है। यह झील एक कृत्रिम झील है जो भूसी बांध पर बनी है। यह झील विशेष रूप से पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है, खासकर मानसून के मौसम में, जब झरनों और हरियाली के कारण यह अत्यंत सुंदर दिखती है। इसका निर्माण भारतीय रेल द्वारा अपने जल स्रोतों के रूप में करवाया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो पंजाब में यहाँ हरिके झील और रंजित सागर झील प्रमुख है। राजस्थान में यहाँ सांभर झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है या प्रसिद्ध है। गुजरात में यहाँ थोल झील और नल सरोवर झील प्रसिद्ध है। तो ये रहे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की पुलिस तैयारी करें जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी या एसएससी की, तो भी आप वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है किस भारतीय राजनेता को लोक नायक कहा जाता है। आपसे पूछा है किस भारतीय राजनेता को लोक नायक कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।